हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2020 के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के एमसीक्यू देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे? अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, इस वर्ष जो हमारा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे वे ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम जैर बोल्सोनारो है। तो इसे हमें ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया? तो दीपक चाहर हैं वो जो भारतीय गेंदबाज है, इन्होंने T20 क्रिकेट में पहली बार हैट्रिक लिया है और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो वह असम राज्य है जिसने यह घोषणा किया है कि 2 बच्चों से अधिक वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। असम के जिसके सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य कौन बन गया है? तो वह मालदीव देश है। मालदीव जो कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। यह कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य बन गया है। और अगला प्रश्न है, जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन है बिहार, बी कर्नाटक, ऑप्शन सी यूपी और ऑप्शन डी आपका है मेघालय। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा मेघालय होगा। मेघालय वह राज्य है जो जल नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ तुर्गा पनबिजली परियोजना पर समझौता हस्ताक्षर किया है? तुर्गा पनबिजली परियोजना पर हस्ताक्षर किया है भारत ने और जापान देश के साथ किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जापान और भारत ने मिलकर तुर्गा पनबिजली परियोजना पे समझौता किए हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? दोस्तों, आदिवासियों के लिए संग्रहालय खोला जाएगा। तो ऑप्शन है रायपुर, रांची, पुरी और इम्फाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासियों के लिए संग्रहालय खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सोहराय तथा कोबर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड वह राज्य है जिसके लोक कला सोहराय कोबर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है? ऑप्शन है यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूएनओ और ऑप्शन डी है डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है 10 नंबर जो प्रश्न है, ई गन्ना ऐप किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? दोस्तों, इसका जो प्रश्न होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिसने किसानों के लिए ई गन्ना ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, 11वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा किस देश को खसरा मुक्त घोषित किया गया है? तो भारत है। भारत वह देश है जिसे डब्ल्यूएचओ ने खसरा मुक्त घोषित कर दिया है। जिसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इस वर्ष जो 63 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है और इसमें भारत का स्थान 63 नंबर है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी कौन करता है? तो दोस्तों, यह जारी करता है वर्ल्ड बैंक। तो दिए गए प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वह है, जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? 14, 16, 18 या फिर 20? तो इस बार जनगणना 2021 का जो आयोजन है वह 16 भाषाओं में किया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पे अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में 50 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पार्क का उद्घाटन किया है। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है और इसका संबंध
तेलंगाना राज्य से है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? बिहार, दिल्ली, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अरुणाचल प्रदेश ने अपने सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है, जो कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? राजीव गाबा समिति, यूके सिन्हा समिति, अभिकांत समिति या फिर दलवई समिति? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी होगा। यूके सिन्हा समिति को एमएसएमई में स्थिरता और दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह हिमा दास है। हिमा दास जो कि एक रनर है, धावक है, महिला धावक है और इन्हीं को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यह असम की रहने वाली हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, हाल ही में देश में सबसे युवा जज कौन बने हैं? तो विकास सिंह, ऑप्शन बी है मयंक प्रताप सिंह, ऑप्शन सी संजय करोल और ऑप्शन डी है सुनील कुमार। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, मयंक प्रताप सिंह भारत देश के सबसे युवा जज बने हैं। इसके अलावा हम अगर ऑप्शन सी की बात करें संजय करोल, तो संजय करोल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न हुआ मयंक प्रताप सिंह इसका आंसर होगा, ये सबसे युवा जज बनाए गए हैं। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, भारत किस देश में कृषि हेतु 100 सोलर सिंचाई पंप देने की घोषणा किया है? तो जाम्बिया वह देश है, जाम्बिया जो कि अफ्रीकी महादेश का एक देश है। तो जाम्बिया को भारत ने कृषि हेतु 100 सोलर सिंचाई पंप देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका जो आयोजन है वह भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। यह एक प्रकार का अलग प्रकार का ये सम्मेलन है। अंतर्राष्ट्रीय बांधों की सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन किया गया था और इसका जो आयोजन हुआ था वह भुवनेश्वर में हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस अभिनेत्री को अपना विशेष दूत बनाया है? यानी कि यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनके प्राप्ति के लिए अभिनेत्री दिया मिर्जा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा क्षय रोग यानी कि टीबी से उन्मूलन के लिए किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया गया है? दोस्तों आप जानते हैं कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। इसके अलावा अगर हम WHO की बात करें तो WHO का जो लक्ष्य है वह 2030 तक है, पूरे विश्व से टीबी मुक्त करना है। तो ये दोनों प्रश्न भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। भारत का लक्ष्य 2025 है और WHO का लक्ष्य 2030 है। इस दिशा में भारत क्षय रोग को उन्मूलन करने के लिए वर्ल्ड बैंक से ऋण समझौता किया है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता कर रहा है भारत को। दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला 25 नंबर प्रश्न है, पीएम मोदी ने भूटान यात्रा के दौरान कितने मेगावाट की मांग देक्षु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, मांग देक्षु जल विद्युत परियोजना किस देश में है? तो वह भूटान में है और इसके लिए पीएम मोदी ने अपने भूटान यात्रा के दौरान इसका उद्घाटन किया था। तो यह कितने मेगावाट का है? तो दोस्तों यह 720 मेगावाट का है। तो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, किस देश ने वनों को सजीव इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की है? ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी अल सल्वाडोर? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह अल सल्वाडोर है, जो कि एक लैटिन अमेरिकी देश है और इसने वृक्षों या फिर पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए वनों को सजीव इकाई का दर्जा प्रदान किया है। इसके अलावा दोस्तों आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ब्राज़ील ने अमेजन वन में लगी आग बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो आप जानते हैं ब्राज़ील के अमेजन जंगल में काफ़ी भयंकर आग लगी थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी आग लगा था पिछले कुछ महीनों पहले। तो यहाँ पे ब्राज़ील के जंगलों में जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए
ब्राज़ील सरकार के द्वारा ग्रीन ब्राज़ील ऑपरेशन चलाया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑपरेशन ग्रीन ब्राज़ील का संबंध अमेजन वन में लगी आग को बुझाने से है। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, मरुस्थलीकरण पर अंकुश हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की कोप 14 का आयोजन कहाँ किया गया? यूएनसीडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कंजर्व डिजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कोप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की एक बैठक होती है और इसका जो आयोजन है वह अपने भारत के ग्रेटर नोएडा में हुआ था। तो इसलिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। यह किसी भी प्रकार का पहला सम्मेलन है जो भारत में आयोजित हुआ है, जो ग्रेटर नोएडा में हुआ था, तो इसको हम विशेष ध्यान रखना है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स 29 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में कोसी मेची लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? दोस्तों आप जानते हैं नदी जोड़ो परियोजना का ही एक हिस्सा है। नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है उसे हम अमृत परियोजना के नाम भी दिया गया है, अमृत परियोजना। और केन बेतवा लिंक परियोजना जो अपने आप में पहली नदी जोड़ो परियोजना है। और इसी दिशा में बिहार की जो कोसी नदी है, आप जानते हैं बिहार की शुक कही जाती है, तो कोसी और मेची नदी को लिंक करने की जो परियोजना है इसको सरकार ने मंजूरी दी है। तो यह किस राज्य की है? तो आप जानते हैं बिहार राज्य की है। कोसी नदी में बाढ़ के लिए जाना जाता है, तो इससे बचने के लिए कोसी और मेची को लिंक करने का काम शुरू किया जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, और ये आखिरी प्रश्न होगा, दमन दीव तथा दादर नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? दोस्तों आप जानते हैं भारत में पहले कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश ही थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाने के बाद कुल संख्या 9 हो गई थी। लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में मिला दिया गया है। इस प्रकार अब वर्तमान में भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है वह 8 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों इसे आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, और इसी प्रकार से आगे भी हम वीडियो लेके आएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।